हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का संपूर्ण उत्तर पुस्तिका को समझेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांसेस हैं। तो अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में है, सही विकल्प चुनना है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन के कुल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। मैं हर क्वेश्चन के सही आंसर बताने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट, फार्मूला और उनकी यूनिट्स भी आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है कोलंबस मीटर। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है? जब दो बार मैग्नीट्यूड के लिए विपरीत प्रकृति के चार्ज यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे जाते हैं तो इस अवस्था को इलेक्ट्रिक डिपोल यानी विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P=Q×2A। अब इसमें P यानी इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण और Q है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। 2A है चार्ज के बीच की दूरी। अब चार्ज की SI यूनिट होती है कोलम्बस यानी C और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर यानी M। इसलिए इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट की यूनिट होगी कोलम्बस इंटू मीटर यानी C इंटू M। इसलिए सही ऑप्शन है कोलम्बस मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, तरंग सदिश को किस फॉर्मूला से व्यक्त किया जाता है? इसका फॉर्मूला है K=π/λ। अब इसे K यानी वेव वेक्टर यानी तरंग सदिश और 2 संख्या 2 पाई जिसका मान है लगभग 3.14 होता है और लैम्डा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तो पूरे फार्मूला को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, वेव वेक्टर K=π/, वेवलेंथ लैम्डा। याद रखिए इसका सही आंसर है K=2 × π/λ। क्वेश्चन नंबर 1 का C है, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। इसका सही आंसर है 1.33। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है μ=C/V। अब इसमें म्यू यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है और C है वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, V है माध्यम के प्रकाश की चाल। अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि किसी माध्यम में प्रवेश की चाल निर्वात की तुलना में कितनी होती है।
शुद्ध जल के लिए म्यू इक्वल टू 1.33, इसलिए इसका सही आंसर है 1.33। अगला क्वेश्चन है डी, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसका मतलब समझते हैं, किसी एटम को न्यूक्लियस नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वह उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसलिए एग्जाम में याद रखें, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है n प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस। इसे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन में मेजॉरिटी कैरिज यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं। इसे याद रखने का ट्रिक आसान है, एन टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई सही आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक करनी है। इस क्वेश्चन में 5 रिक्त स्थान है। मैं हर आंसर के साथ उसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और यूनिट्स को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। इसका सही आंसर है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा को इंग्लिश में करंट डेंसिटी कहते हैं। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, और जे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। जे है जो करंट डेंसिटी है यानी धारा का घनत्व, और आई है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए करंट की डेंसिटी होगी 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, इसलिए रिक्त स्थान में आएगा 1/मीटर स्क्वायर। अब दूसरा है प्रेरक प्रतिघात XL का एसआई पद्धति में मात्रक है ओम। इसका आंसर है ओम। इंडक्टिव
रिएक्टेंस को हम एक्स एल यानी एक्स सब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। इसका फॉर्मूला है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। जहाँ एक्स एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति, एल है इंडक्टेंस यानी प्रेरक, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओमेगा। इसकी एसआई यूनिट होती है ओमेगा, ओम। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, इसलिए रिक्त स्थान में आएगा ओम। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज का मान कितना होता है। इसका सही आंसर है 1.76 इंटू 10⁻⁴ कोलम्बस पर किलोग्राम। अब इसमें E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश है, m है इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान। इसका मान होता है E/m इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कोलम्बस किलोग्राम। इसलिए परीक्षा में वैल्यू में याद रखिए। अब चौथा क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। निम्नत अवस्था को इंग्लिश में ग्राउंड स्टेट कहते हैं। निम्नत अवस्था को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एनर्जी यानी ऊर्जा की SI यूनिट है। ध्यान रखिए यहाँ माइनस साइन यानी ऋणात्मक चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सही आंसर होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी यानी ऊर्जा की SI यूनिट है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन नंबर है 2 का आखिरी रिक्त स्थान। सिलिकॉन एटम की वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सिलिकॉन को एटॉमिक नंबर 14 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 284। इसलिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, तो रिक्त स्थान में आएगा 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों आंसर को एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें सही जोड़ी बनाने यानी मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम ए में दिया गया है कॉन्सेप्ट को, कॉलम बी में सही आंसर को मैच करना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के अंदर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सही
मिलान है शून्य यानी 0। अब समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है, यानी इंटेंसिटी 0 होती है, यानी E इक्वल टू 0। चालक के अंदर की विद्युत क्षेत्र 0। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम। नाइक्रोन का सही मिलान है प्रतिरोध तार, रेजिस्टेंस वायर। नाइक्रोन एक ऐसा पदार्थ है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी अधिक है और इसका उपयोग रेजिस्टेंस वायर बनाने में किया जाता है, इसलिए याद रखिए नाइक्रोन रेजिस्टेंस वायर, यानी सही जोड़ा है नाइक्रोन का प्रतिरोध तार। अब आते हैं सी, छोटा दंड चुंबक। इसका सही मिलान है चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डिपोल। छोटा दंड चुंबक यानी स्मॉल वायर मैग्नेट। इसका सही मिलान है मैग्नेट डिपोल। बार मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी कारण छोटे दंड चुंबक को एक मैग्नेट डिपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव माना जाता है, इसलिए स्मॉल बार मैग्नेट डिपोल यानी सही जोड़ा है छोटा दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव। तीसरा है चौथा क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि। इसका सही आंसर है 10⁻⁻⁶ मीटर या 400 Mn-700 Nm। यहाँ लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है सही जोड़ा दृश्य प्रकाश इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि। अगला है अल्फा कण। अल्फा कण का सही मिलान है हीलियम न्यूक्लियर, यानी अल्फा पार्टिकल को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम-4 2। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियर कहा जाता है, यानी सही जोड़ा है अल्फा पार्टिकल का हीलियम न्यूक्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक वाक्य में उत्तर। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर। इस क्वेश्चन में छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं, मैं हर आंसर के साथ उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है लॉरेंज बल, यानी इंग्लिश में बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। जब कोई चार्जड पार्टिकल यानी आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q V इंटू बी। फोर्स है यानी बल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ F इक्वल टू फोर्स यानी बल, FORCE फोर्स, और Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक
चार्ज। और भी है वेलोसिटी यानी वेग, भी है वेलोसिटी यानी वेग। और बी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है। इसलिए एग्जाम में आंसर याद रखें, लॉरेंज फोर्स। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता 6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता का मान बताएं। तो कुल आवर्धन क्षमता कितनी होगी, इसका फार्मूला है m इक्वल टू m0 इंटू ME। यहाँ m है टोटल मैग्निफिकेशन यानी कुल आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और m0 को ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, और ME आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर। क्वेश्चन में दिया है m0 इक्वल टू 6 और ME इक्वल टू 5, इसलिए m इक्वल टू होगा m इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 आएगा। तो सही आंसर है 30। अब तीसरा क्वेश्चन, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। ऊर्जा की विकिरण तथा आवृत्ति में संबंध, इसमें फार्मूला है E इक्वल टू HV। E इक्वल टू H न्यू। अब इसमें E क्या है, एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा हिंदी में। H है फ्लैंक कांस्टेंट यानी फ्लैंक नियतांक। न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू। न्यू ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। इस फॉर्मूला से पता चलता है कि रेडिएशन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इसलिए याद रखिए E इक्वल टू H न्यू। अगला क्वेश्चन है विकिरण की अगला क्वेश्चन है बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताएं। इसका सही आंसर है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्बस। बीटा पार्टिकल यानी बीटा पार्टिकल मूल रूप से इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम्बस, इसलिए बीटा पार्टिकल चार्ज भी होता है। तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ई देखते हैं, धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताएं। धातु के लिए एनर्जी गैप का मान कितना होता है, इसका सही आंसर है 0 यानी 0। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सॉलिड पदार्थों में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं। धातु यानी मेटल्स में ये बैंड ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए इसके बीच एनर्जी गैप नहीं होती, अर्थात एनर्जी गैप इक्वल टू 0। इसलिए इसका आंसर 0 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझने हैं। पहला है गामा किरण का स्रोत तथा उसका उपयोग।
और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा। तो चलिए दोनों को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है गामा किरणों का स्रोत यानी सोर्स और इसका उपयोग। सबसे पहले जानते हैं कि गामा किरण का सोर्स क्या है। गामा किरण का मुख्य सोर्स है रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड रेडियोधर्मी नाभिकों का विघटन। जब कोई न्यूक्लियस अपनी एग्जिस्टेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था से कम एनर्जी वाला अवस्था में जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी गामा फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। इसके रूप से निकलती है, गामा फोटोन के रूप से बाहर निकलती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। गामा किरणों का पहला उपयोग है कैंसर ट्रीटमेंट यानी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी में। दूसरा उपयोग है फूड प्रोडक्ट और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइलाइज करने के लिए। स्टेराइज का मतलब होता है हानिकारक माइक्रोऑर्गेनिज्म को नष्ट करके वस्तु को टीका गुणरहित करना। तो एग्जाम में गामा किरण के दो उपयोग याद रखिए। फर्स्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, सेकेंड है फूड और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन में। अगला है डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। विस्थापन धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और धारा को करंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो उससे उत्पन्न होने वाली धारा को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के कारण निर्वात या परावैद्युत माध्यम से उत्पन्न होने वाली आभासी धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ID इक्वल एप्सिलॉन 0 इंटू डी बाई यू ई अपॉन dt। अब इसमें ID है डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा, एप्सिलॉन है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की विद्युतशीलता, फी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स और dt है समय में परिवर्तन। इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट से संबंध स्थापित होता है। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निरोधी विभव किसे कहते हैं। इसमें हमें निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझना है। तो चलिए आसान भाषा में हम इसको भी समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान घटाकर 0 हो जाता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। प्रकाश विद्युत भाव में एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर 0 होता है निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 कहलाता है। इस विभव पर अधिकतम गणित
गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पाते। इसको हम समझते हैं जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर आप कलेक्टर प्लेट यानी एनोड पर एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन को वापस रोकने लगता है। एक ऐसी मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू आती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसी पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसे भी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट रिलेशन है के मैक्स इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी। के मैक्स है काइनेटिक एनर्जी यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा, और ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और भी जीरो है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए एग्जाम में डिफिनेशन के साथ साथ यह फार्मूला जरूर याद रखें। इसका अथवा है प्रकाश विद्युत सेल से कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। फर्स्ट है सिनेमा में ध्वनि पुनरुत्पादन, साउंड रिप्रोडक्शन, फिल्म की ध्वनि पट्टी से ध्वनि संकेत की पुनरुद्यापित करने में। सेकेंड है स्वचालित परिपथों में सड़कों पर लगी स्वचालित स्ट्रीट लाइनों को दिन रात के अनुसार चालू और बंद करने में तथा चोर घंटी में। अगला क्वेश्चन है 7th। इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है हाइड्रोजन एटम, सेकेंड है लाइन स्पेक्ट्रम की पांचों स्पेक्ट्रम सीरीज। पहला दूसरा एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल की खोज किसने की और उन्हें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए दोनों को आसान भाषा में हम समझते हैं। पहला है हाइड्रोजन एटम लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित पांचों स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 5 मुख्य सीरीज हैं। पहला है लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र, सेकेंड है बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश क्षेत्र, थर्ड है पश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र, बैकरेट श्रेणी अवरक्त क्षेत्र, पांचवा है फुंड श्रेणी दूर अवरक्त क्षेत्र। अगला है न्यूक्लियर मॉडल की खोज और एक्सपेरिमेंट। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की और उसके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने 1911 में एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया था। अब उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ईयर है 1911, एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा
अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है। इस क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक सवाल हल करना है। मैं इसे बिल्कुल एग्जाम में निकले लायक समझाऊंगा। पहले हम देखेंगे गिवन, फिर फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट करेंगे और आखिर में फाइनल आंसर निकालेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक रजिस्टर थर्मोमीटर क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है। अज्ञात ताप पर प्रतिरोध का मान 8 ओम है। तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। दिया गया है R0 = 6 ओम और R100 = 7 ओम और RT = 8 ओम। ताप गुणांक सूत्र अनुसार अज्ञात ताप T। सबसे पहले हम लिखेंगे R0 = 6 ओम और R100 = 7 ओम और RT = 8 ओम। हमें T यानी अननोन टेम्परेचर निकालना है। अब इसका फॉर्मूला है T = RT - R0 / R100 - R0 × 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर आता है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। यहाँ से देखना, वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा 8 - 6 = 2 और 7 - 6 = 1। इसलिए T होगा, इसलिए T = 2/1 × 100 और T = हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 200 डिग्री सेल्सियस। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का बी, 3 प्रतिरोध का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। सवाल में 4 ओम और 3 ओम के 3 रजिस्टर को 10 वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया है। दिए गए सर्किट के अनुसार दोनों ओम रजिस्टर पैरेलल में हैं और उसके साथ 3 ओम रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है Rp = R1 × R2 / R1 + R2। अब वैल्यू पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। Rp = R1 × R2 / R1 + R2।
ये फार्मूला है, इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर क्या आता है, आर पी इक्वल टू 4 × 4 अपान में 4 × 4। सॉरी, यहाँ पर प्लेस होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16, और ये 4 + 4 8। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16 इक्वल टू इसका आ जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ आर पी इक्वल टू 2 ओम। ये आ गया 2 ओम। समांतर संयोजक आर पी इक्वल टू 2 ओम। अब हम देखते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम के साथ सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करते हैं। इसका फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है ReQ इक्वल टू RP + 3। इसलिए हम जो हमने निकाला था RQ हमने निकाला था। अभी हमने क्या निकाला, RP इक्वल टू 2 ओम। यहाँ जो दिया हुआ है RP ये इसके जगह में हम लिख देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 5 ओम, यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम टोटल करंट निकालना है हमें। इसके लिए हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है I इक्वल V/R। I क्या है, करंट यानी धारा, V क्या है, वोल्टेज यानी विभवांतर, और R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। क्वेश्चन में दिया है V इक्वल टू 10V और R भी दिया है 5 ओम, इसलिए I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ I इक्वल टू 10/5। तो इसका आ जाएगा I इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है रेजिस्टेंस और रजिस्टिबिलिटी में तुलना, और दूसरा है मीटर ब्राइड का नामांकित चित्र और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए दोनों को आसान भाषा में समझते हैं हम। पहला है चालक के रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रजिस्टिबिलिटी में तुलना कीजिए। सबसे पहले है रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, किसी कंडक्टर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ρ×L/A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, R इक्वल टू ρ×L/A।
ए। अब इसमें आर क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और रो क्या है, रजिस्टिबिलिटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध, और एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ यानी लंबाई, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। याद रखना, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। रेजिस्टिबिलिटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध। अब बात करते हैं रेजिस्टिबिलिटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध की। इसमें रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिबिलिटी मुख्य रूप से कंडक्टर के मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यह कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिबिलिटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिबिलिटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अब दोनों डिफरेंस एक बार समझिए। रेजिस्टेंस आर कंडक्टर के आकार और मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिबिलिटी रो मटेरियल की प्रकृति और टेम्परेचर का गुण है। इसकी एसआई यूनिट है ओम, और रेजिस्टिबिलिटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर। इसलिए एग्जाम में डिफरेंस जरूर याद रखें। अब आते हैं मीटर ब्रिज। अगला क्वेश्चन है 9th का दूसरा सवाल है, मीटर ब्रिज का नामांकित चित्र और यह किस सिद्धांत पर काम करता है। मीटर ब्रिज में सेतु कहते हैं, मीटर ब्रिज को मीटर सेतु कहते हैं। यह बीट स्टोन यानी ब्रिज बीट स्टोन के बैलेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पे काम करता है, बैलेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। यह ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इस कंडीशन में P/Q = R/S। मीटर ब्रिज फार्मूला, मीटर ब्रिज में अगर बैलेंसिंग लेंथ को यानी L माना जाए तो, अगर बैलेंसिंग लेंथ को L माना जाए तो ये होगा P/Q = L 100 - L, ये L है। और अगर अननोन रेजिस्टेंस को S माना जाए तो सोर्स में दिया गया रिलेशन है। अगर अननोन रेजिस्टेंस को S माना जाए तो सोर्स में दिया गया रिलेशन है S = R × 100 - L/L। यहाँ R और S रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, और L है बैलेंसिंग लेंथ यानी संतुलन लंबाई, और 100 - L बचे हुए वायर की लेंथ है। आप डायग्राम को ध्यान से समझिए। 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर होती है जिसके दोनों सिरों को हम A और C से दिखाते हैं।
ए से सी की पूरी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। इस वार पर एक जॉकी जे होती है। जॉकी को अलग अलग पोजीशन पर टच करके उस पॉइंट को खोजते हैं जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलती है। उस पॉइंट को बैलेंस पॉइंट कहते हैं। अगर बैलेंस पॉइंट ए से एल सेंटीमीटर पर है तो दूसरी तरफ की लेंथ 100 माइनस एल सेंटीमीटर। यही मीटर की ब्रिज बेसिक वर्किंग है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दूसरा है दो परते लेंसेज को एक साथ रखने पर कंबाइनेड फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो चलिए दोनों को आसान भाषा में समझते हैं इसको। पहला है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए तथा इसके दो उपयोग। सबसे पहले समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और अपतन कोण यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश पूरी तरह उसी सघन माध्यम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसकी दो मुख्य कंडीशन है। पहली कंडीशन है प्रकाश को डेंजर मीडियम से टेरल मीडियम में जाना चाहिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है अपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं I is greater than C। I is greater than C। यहाँ I है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण, और C है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए याद रखें I is greater than C। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उपयोग। अब इसके दो इम्पोर्टेंस यूजेस देखते हैं। पहला है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशी तंतु में प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करता है। इसकी शर्तें अपतन कोण का मान दो माध्यम के क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। इसका अनुप्रयोग है प्रकाशी तंतु दूरसंचार के हेतु बिना ऊर्जा क्षय के लंबी दूरी तक भेजने में। दूसरा है मरीचिका, गर्मियों में रेगिस्तान में जल का आभास होना। हीरे का अत्यधिक चमकना। हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम लगभग 24.4 डिग्री होता है, जिससे बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। संपर्क। अगला क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दो पतले लेंस को एक साथ रखने पर उसकी संयुक्त फोकस लेंथ का सूत्र लिखिए। मान लीजिए दो लेंस की फोकस लेंथ है f1 और f2।
अब दोनों लेंस को साथ रखने पर उसकी कंबाइनेड फोकस लेंथ है f। तो इसकी कंबाइनेड पावर का रिलेशन होता है 1/f इक्वल टू 1 इक्वल टू f1 प्लस 1/f2। क्या होता है, इसको कंबाइनेड पावर का रिलेशन होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब समझिए f है कंबाइनेड फोकस लेंथ यानी संयुक्त फोकस दूरी, f1 है पहले लेंस की फोकस लेंथ और f2 है दूसरे लेंस की फोकस लेंथ। यह फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है तो जब दोनों थिन लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है। अगर दोनों लेंस की पावर P1 और P2 हो तो अगर दोनों लेंस की पावर P1 और P2 हो तो P2 हो तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो लेंस को साथ में रखने पर इसकी पावर ऐड हो जाती है। ये इसका सॉल्यूशन है पूरा।